Hello students, in the previous lecture we learned about the impartial judiciary, independent judiciary. Okay, today we will learn about the next feature, that amendments in constitution. Okay, amendment means changes. Okay, compared to other countries, constitution of India is dynamic. Okay, then constitution can be amended as and when required. Constitutional provisions can be amended in three ways. लिसन, दूसरी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमारी इंडिया की कंट्रीज़ ले जाए तो हमारी इंडिया की कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडेड किया जा सकता है, अमेंडमेंट उसके अंदर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. ओके, अभी उसके थ्री वेज है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन थ्री वेज, थ्री टाइप्स में उसको, थ्री वेज में उसको चेंजेस किया जा सकता है उसके अंदर. द फर्स्ट वे इज अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट. ठीक है, जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट है उनके वोटिंग लिए जाते हैं. इफ़ देयर इज़ अ मेजोरिटी इन द पार्ट ऑफ द चेंजेस, अमेंडमेंट के अगर अमेंडमेंट करने के लिए मेजोरिटी पार्ट रेडी है, देन दे कैन मेड द चेंजेस, द अमेंडमेंट्स कैन बी मेड. ठीक है, नेक्स्ट इज certain amendments require a special majority, that is 2/3 majority of members present and voting. For example, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है अमेंडमेंट्स के लिए, जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं और जो प्रेजेंट है उसमें से 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए. लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स. इफ़ देयर आर 250 मेंबर्स इन पार्लियामेंट्स and from 250 members, some members are in the other meeting. Okay, they have to attend the other important meeting, so they cannot come for this, and some have the health issue. तो 250 में से जितने मेंबर्स आए हैं, प्रेजेंट है उस दिन, उसमें से 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी ज़रूरी है. 2/3 मेंबर्स मीन्स व्हाट? इफ़ देयर आर 90 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, then 2/3 of the 90 members is equal to 60 members, means there is a requirement of the majority of 60 members of the parliament for the amendment of the constitution. ठीक है, 2/3 members की ज़रूरी होती है मेजोरिटी अमेंडमेंट के लिए. नेक्स्ट इज concerning the union state relations, the special majority that is 2/3 and concurrence not less than 50% of the state legislature is रिक्वायर्ड. ओके, 2/3 मेंबर्स, अभी मैंने बता दिया कि जो पार्लियामेंट में जितने भी पर्सन्स है उसमें से 2/3 मेंबर्स चाहिए. ठीक है, बट एक चीज़ और भी है कि पार्लियामेंट में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें से मिनिमम 50% तो प्रेजेंट चाहिए ही. मतलब आप बोलोगे कि 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स में से 50 मेंबर्स आए हैं तो 50 मेंबर्स के 2/3 कर लो, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, जितने मेंबर्स 100 मेंबर्स है उसमें से 40 मेंबर्स आए हैं तो कर लो, उसमें से 2/3 मेंबर्स कर लो, देन दैट इज़ नॉट हैपन. ठीक है, ये नहीं हो सकता, बिकॉज मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स, द प्रेजेंट ऑफ मिनिमम 50% मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स है उसमें से 50% मेंबर मिनिमम रिक्वायर है. उसके अंदर फिर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसमें से 2/3 मेजोरिटी ली जाती है. सो दीज आर द थ्री वेज. ओके, इफ़ देयर इज़ एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ और इन सुप्रीम जुडिशरी, देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कंसेंट. इफ़ देयर इज़ एनी अमेंडमेंट, ठीक है, टू बी मेड इन द इंटर रिलेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बीच में कोई मैटर है और उसके लिए कोई अमेंडमेंट लेना है, ठीक है, तो सुप्रीम जुडिशरी जो है उस देन हाफ ऑफ द स्टेट, तो क्या होगा, जो हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कंसेंट. ठीक है, जो टोटल स्टेट्स हैं उसमें से हाफ स्टेट को अपना आंसर, अपनी मेजोरिटी कहाँ पे है वो बतानी है. ओके, जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन बी ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट है, जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट है वो पार्लियामेंट बताएगी कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है. देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लिसन टू मी केयरफुली. व्हेन वी वेंट टू
do such amendment in the constitution, we have to take care about that one, that we cannot do the changes in the basic structure of the constitution. Simple majority in parliament can bring change in the amendment of the constitution. That's why the constitution is known as the most inconstant and flexible document, but at certain cases it is not amendable by simple majority. Without the majority consent of the state is not amendable, then to the mixture of both makes the कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो मेजोरिटी है स्टेट की, स्टेट अपने कंसर्न जो भेजते हैं उसमें अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो अमेंडेबल जो अमेंडमेंट करना है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चलता है, देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो साथ में मिलके फिर डिसीजन लेती है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट suffrage. Okay, in India we have a system of adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard. As I have told you earlier that we have the right to give the vote after the completion of 18 years. 18 years के completion के बाद हमें ये right मिलता है कि हम लोग वोट दे सके, but for that we have the election card too. ठीक है, election card is also necessary for that. ऐसा नहीं है कि मेरे 18 ईयर्स अभी कंप्लीट हो गए तो जो इलेक्शन आ रहा है तुरंत मैं उसमें जाके वोट दे सकता हूँ. मुझे पहले अपना नाम उसके अंदर सबमिट करवाना है. ओके, देयर आफ्टर व्हेन विल आई गेट द वोटिंग कार्ड, देयर आफ्टर आई कैन गिव द वोट. मेरे पास वोटिंग कार्ड आएगा उसके बाद ही मैं वोट दे सकता हूँ. अभी ये जो वोटिंग करने के लिए मेरे पास राइट है, ये राइट मुझे किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं दिया गया. ओके, इट इज़ द विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एजुकेशन. जो अनपढ़ है, इलिटरेट पर्सन है, वो भी वोट देता है. ओके, जो पढ़ा लिखा है वो भी वोट देता है. देन प्रॉपर्टी मीन्स अमीर भी वोट देता है, गरीब भी वोट देता है. इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास पब्लिक हो, ST SC हो, कोई भी पर्सन हो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव द वोटिंग कार्ड कैन गिव द वोट इन द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट bodies. Okay, next is secularism. We have discussed earlier about the secularism in the preamble. In the constitution, India has been declared as a secular state. Okay, मैंने पहले ही बताया है कि इंडिया को secular state declare किया गया है. People of different religions resided in India. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. No citizen can be given special rights or cannot be deprived of certain rights. The state has to be absolutely impartial and neutral in respect of religion. Only secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. Secularism means that the state doesn't interfere in matters of religion or is based to any specific religion. The state has to be secular and indifferent. Followers of every religion are free to follow and practice their religion of choice. Listen, ये मैंने पहले भी बताया है कि इंडिया में हर एक सिटीजन को अपने चॉइस अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस ही कैन चूज़ द रिलीजन. ओके, एंड फॉलो इट. वो अपने रिलीजन को चूज़ कर सकता है, फॉलो कर सकता है. जो वोटिंग राइट्स दिए हैं वो भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं. ठीक है, स्टेट है वो एब्सोल्युटली इम्पार्शियल रहेगा. दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के मैटर में इंटरफियर नहीं करेगी. ठीक है, मतलब अगर कोई भी मैटर होता है, किसी भी रिलीजन की बात ले लो, तो उसके इंटरनल मैटर में, मतलब रिलीजन के इंटरनल मैटर में वो इंटरफियर नहीं करेगी. इट विल सी द नेशन एज वन. ओके, मतलब हर एक सिटीजन को इंडियन के तरीके से ही देखेगी, नॉट बाय द रिलीजन. ठीक है, रिलीजन के तरीके से नहीं देखेगी. जजेस भी रिलीजन नहीं देखते कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी, ऐसा नहीं देखा जाता. ओके, वी ऑल आर फ्री
ओके किसी भी मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करती, स्पेसिफिक रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करती है। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करेगी कि चलो इस रिलीजन में हम लोग इसको ये बढ़ावा देते हैं, उस रिलीजन को इस मैटर में बढ़ावा देते हैं। नो, दे कांट डू दिस, वो ये नहीं कर सकते, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द डिक्लेरेशन दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर और कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि दैट द सिटीजन ऑफ द इंडिया आर सेम। ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is the chief characteristic of the Constitution. Judicial review administration the working of union and state within jurisdiction without disrespecting the powers of Parliament. The Constitution has made an effort to harmonize the principles of judicial review. Parliamentary amendments, external orders, then ordinances and judicial judgments are given for judicial review. If the court finds any discrepancy in the external orders, ordinances or judicial judgments, it can stop them by declaring them unconstitutional. ठीक है, judicial review जो है is the chief characteristic of the constitution, वो मेन है constitution का कैरेक्टर। ठीक है, judicial review administrative the working of union and state within jurisdiction, जो भी अंडर जुरिडिक्शन वर्क होता है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में रख के ही होता है, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, सब एक साथ पावर जो दिया गया है विदाउट डिस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एन एफर्ट टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट के पावर है उसको इंटरफेयर किए बिना, उसको टच किए बिना जो जजमेंट है, जो जुडिशियल रिव्यू है, उसको उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर उन लोगों को लगता है कि कोई एक्सटर्नल ऑर्डर्स है जो इफ़ द कोर्ट फाइंड्स एनी इनडिस्क्रिपेंसी इन द एक्सटर्नल ऑर्डर, जो एक्सटर्नल ऑर्डर्स आए हैं उसमें अगर उनको लगता है कि ये जुरिडिक्शन रिव्यू के अपोज में है तो वो उनको स्टॉप कर देंगे और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, मतलब वो बताएंगे कि these things are opposing the constitution. ओके, और वो उसको क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ओके, दे कैन स्टॉप इट। नाउ द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, directive principles of the state policy and provisions for the backward sections and tribes we will see in the next lecture. Okay, bye everyone.